ये है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में, ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर। दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। ब्रैंडन मैकुलम, रॉस टेलर, डैनियल विटोरी। मैं तो न्यूजीलैंड को इन्हीं की वजह से जानता था। पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखें तो आपको नज़र आएगा कि करीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इस एक शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत लोग, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लॉन्ग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आइए जानते हैं इंफॉर्मेटिव टीवी के इस वीडियो में। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज़ में बैठें तो यह पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करके करीबन 18 से 22 घंटे की फ़्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? अब यहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ ये लिखा है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 की बीच माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। माओरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड्स, जिन्हें पॉलीजन आइलैंड भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक माओरी 13वीं सदी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और इधर न्यूजीलैंड में पहुंच गए। ये लगभग वही ज़माना बनता है जब मंगोलों और चंगेज़ खान पूरे यूरो एशिया पर अपने कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग इतने पुराने आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? इस सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चला कि माओरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि इससे भी 5 साल पहले अराउंड 750 एडी में कूफे नाम के एक माओरी ने डिस्कवर किया था। कूफे एक फिशमैन था जो अपने और अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था। मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो इसकी मछलियां इस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते और इन लोगों के हाथ कुछ भी ना लगता। अब क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स फिश ही था तो काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई और इसका हल ये निकाला गया कि कूफे और इसके चंद साथी जहाँ पर खाने पीने की अच्छी सप्लाई हो समंदर में जाएंगे। इसी खोज में कूफे अपने साथ 20-25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफ़र के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नज़र आया। ये न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियां, फलों से माला माल आइलैंड जिस पे और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कूफे और इसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। कूफे ने अपने चंद साथियों को वापस पोलिजियन आइलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दें और इस तरह न्यूजीलैंड पर माओरी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक माओरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते थे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा। मगर ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करें जिन पे कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी पावर बढ़ा सकें। इसी सिलसिले में
एक एक्सप्लोरर एबल टेस्टमैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कंटेंट की खोज में निकला। बेकार उस वक्त यूरोपियंस का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कंटेंट ज़रूर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देगा। 1642 में टेस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर जब उसने वहां उतरने की कोशिश की तो इसकी माओरी लोगों के साथ ज़बरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उसे भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कंटेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड पहुंचा। एक दफ़ा फिर जेम्स के फौजियों और माओरीज के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें काफ़ी सारे माओरी चीफ मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार इसने न्यूजीलैंड और इस सारे सफ़र का डिटेल्ड मैप बना लिया, और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियंस इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हुए, और इस बार इन्होंने माओरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। इन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिश ने इधर अपनी नेवल पोर्ट्स बनाना शुरू कर दी, और फिर कुछ साल बाद ही ब्रिटिश ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश और माओरी लोगों के दरमियान 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे ट्रीटी और वाइडोंगी कहा जाता है, और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। इस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई। इसकी 2 मेन रीजंस थी। असल में जब यूरोपियंस लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी उधर आईं जो उस वक्त यूरोप में आम थीं। प्रॉब्लम ये थी कि माओरी लोगों में इन डिजीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, और इसलिए यूरोपियन माइग्रेशन के मुताबिक लोकल माओरी लोग बीमार होना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वाइल्ड जगह बन चुका था। ट्रीटी ऑफ वेडोंगी के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिश और लोकल माओरी के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई, जो अगले 40 साल तक चलती रही, और इसमें बहुत सारे माओरीज मारे गए, और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में कम हुआ, जब सारे चीफ माओरी मारे जा चुके थे और माओरी मूवमेंट पूरी तरह क्रश हो चुकी थी। अब ब्रिटिश भी ये समझ चुके थे कि लोकल्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए इन वॉर्स के फ़ौरन बाद ब्रिटिश ने लोकल्स को इलेक्टोरेट प्रोसेस से लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में होल्ड देना शुरू कर दिया। इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफ़र फाइनली शुरू हुआ। लेकिन आज फिर भी हमने आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाया था कि न्यूजीलैंड का इतना ज़्यादा हिस्सा खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न एरिया में ही क्यों रहते हैं। असल में न्यूजीलैंड का ये सदर्न एंड रीजन बिल्कुल खाली है, क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना न्यूली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में हर तरफ माउंट रेंजेस हैं। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ज़मीन इतनी इवन है कि इवन बेस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी न्यूली इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ ये ईस्टर्न साइड की ज़मीन बहुत ही खुश्क और इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्थर्न एरिया में ही रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी, और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950 तक बहुत कम थी। और इसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तो इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए, और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली इजाफा होना शुरू हो गया। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का 27% वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेशन की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और इसके आसपास के एरियाज में रहते हैं। यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया की लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में से एक है, बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग्स की डिमांड ज़्यादा है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक ग्रांट दे रही है, ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वाइकाटो में शिफ्ट हो जाएं,
ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइस नॉर्मलाइज हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है, जबकि एक एस्टीमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है। इसलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन कमाए। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। $46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना एक इनबिलीवेबल चीज़ है और ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्राइमरी एग्रीकल्चर्स हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।